नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस पूरे रीजन की क्षेत्र में जहाँ पे हमास, इज़राइल, फिर उसके अलावा ये हिज़्बुल्लाह और इज़राइल के बीच में जो अभी हाल में जो घटनाएँ हुई हैं, फिर उसके अलावा ये कि हूती रेबल्स जो हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं। कल भी एक शिप उन्हीं ने ब्रिटिश शिप था, जिसको डुबो दिया पानी में। कमर्शियल शिपिंग डिस्टर्ब हो गई है रेड सी पे, यानी लाल सागर में। और हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं लगातार उस पूरे क्षेत्र में, और ऐसा लगता है कि ये जंग पूरे क्षेत्र में फैलती हुई नज़र आती है। क्षेत्र में तो फैल ही गई है, लेकिन अभी तक उन जो का ये इसका दायरा है, उसमें केवल मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस इन्वॉल्व हैं। देखना ये है कि क्या आने समय में इन ईरान का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो बहुत एक अरब इस रिस्पॉन्स क्या होगा उसके बाद, वो एक अलग बात है। हिज़्बुल्लाह ने जो पिछले कुछ दिनों में लगातार जो अटैक्स किए हैं, वो चौंका देने वाले हैं। इज़राइल के अंदर जिस तरीके से कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इतने लार्ज स्केल अटैक हुआ हो, जिसके अंदर अ, इज़राइल की अ, मिलिट्री पोस्ट को भी ध्वस्त कर दिया हो। और यही नहीं बल्कि दो तरफ हुए, नॉर्दर्न इज़राइल गैलीली की तरफ, और फिर उसके बाद जो उसका एरिया है, गोलन हाइट का, जो ऑक्युपाइड गोलन हाइट जो सीरिया के की एक्चुअली, जिसके ऊपर कब्जा इज़राइल का इस समय 1960 वार में उसने उस पर कब्जा बनाया था। बहुत सुंदर एरिया है। वहाँ के सेटलमेंट्स पे भी अटैक किया और बहुत से सेटलमेंट को ध्वस्त कर दिया है। और यही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े एरिया में आग भी लग गई थी, जिसके चलते भी हजारों लोग जो हैं, किरियात शमूना जो उनका एक मेजर टाउन है, वहाँ छोटे-छोटे टाउन इज़राइल में होते हैं, उस टाउन से पूरी तरीके से खाली हो चुका है। ये साउथ लेबनान से मिला हुआ है, बहुत करीब में है। और अ, उनको होटलों में अलग-अलग जगहों पे शिफ्ट कर दिया गया है। इज़ हिज़्बुल्लाह का जो ये अटैक था, उससे ये नज़र आता है कि उन्हीं ने पिछले 2006 से अब तक में कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल गेन कर लिया है। उनका जो अटैक का तरीका था, वो बहुत स्मार्ट था। पहले तो उन्हीं ने लिसनिंग टावर, यानी पोस्ट जो थी, टावर पे अटैक किया। फिर उसके बाद उन्हीं ने वहाँ पे जहाँ पे कैमरे लगे थे, कैमरे को डिसेबल कर दिया अटैक करके। फिर उसके बाद उन्हीं ने जो आर्मी पोस्ट थी, उसको उन्हीं ने ध्वस्त किया, उसके ऊपर अटैक किया। यही नहीं, उसके बाद उन्हीं ने काटशिया रॉकेट्स जो थे वो लॉन्च किए। उसके लॉन्च करने से उनको रोकने के लिए इज़राइल ने अपना आयरन डोम, जो उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसको एक्टिवेट किया। उसके एक्टिवेट करने से जब उन्हीं ने शूट डाउन किए उन रॉकेट्स को, तो हिजबुल्लाह को पता चल गया कि ये कहाँ पे रखा हुआ है। फिर उसके बाद उन्हीं ने सीधा उसके ऊपर अटैक किया और उसको ध्वस्त कर दिया। ये पहली दफे हुआ है कि आयरन डोम, जिसके ऊपर इज़राइल को बेपनाह नाज था, बहुत अच्छा समझा जाता है डिफेंस सिस्टम उनका, और उसका वो काफ़ी मार्केटिंग की भी कोशिश थी। और ये उन्हीं ने बनाया था, अ, जिसके ध्वस्त हो जाने से एक बहुत बड़ा सेटबैक इज़राइल की डिफेंस इंडस्ट्री को मैं समझता हूँ पहुँचा है। ऐसा लगता है कि इन्हीं ने प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो सीधी जाके उसके ऊपर हिट किया है। ये एक जो पूरी मूव थी, ये बहुत स्मार्ट मूव कहलाती है, जिस तरह से उन्होंने किया। उसका कारण ये था कि इज़राइलियों को पता ही नहीं था कि वो, और यही नहीं, जो उन्होंने इज़राइल ने 2 बैलून्स को भी आसमान में छोड़ रखा था। एक बहुत बड़ा बैलून था जिससे वो सर्वेलेंस कर रहे थे उस क्षेत्र की, उसको भी गिरा दिया था पहले। फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरा बैलून था वहाँ पे, उसको भी ध्वस्त कर दिया था हिज़्बुल्लाह ने। इस तरीके से पूरा ऑपरेशन उनका हुआ। इज़राइल कुछ नहीं कर पाया वहाँ पे, असमर्थ थे वहाँ पे। आग लग गई बहुत बड़े एरिया में, लोग भगदड़ मच गई, सायरन बजने लगे और फिर उसके बाद लोग
इजराइल ने कहा है वो इसका बदला लेगा, जाहिर सी बात है। और ये भी कह दिया है कि वो सिविलियन एरियाज को टारगेट करेगा, ताकि सिविल यानी जो हमास के हैं ठिकाने उनके अलावा सिविलियन को भी टारगेट करेगा, ताकि सिविलियन उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करे हमास को रोकने के लिए। अब देखना ये है कि ये वॉर बढ़ती हुई नजर, हालांकि एक तरफ ये भी है तो दूसरी तरफ ये भी है, ना तो इजराइल चाहता है इस वक्त नॉर्दर्न फ्रंट पे वार खोलना, और ना ही हिजबुल्ला भी चाहती है कि एक फुल फ्लैश वार। लेकिन हिजबुल्ला ने कहा है कि जब तक हमास के खिलाफ इनकी कार्रवाई चलती रहेगी गाजा में, हिजबुल्ला उनका साथ देता रहेगा और अटैक्स होते रहेंगे। अब वो अपना हमास हिजबुल्ला ने ये जो अटैक किया था ये रिटेलिएशन था, उसके 3 बड़े जो कमांडर थे, उसमें एक बहुत बड़ा कमांडर था अबू तालिब, जो कि फील्ड कमांडर था, उसकी इजरायलियों ने जब हत्या की उसके बदले में ये अटैक हुआ है। इसका मतलब ये है बदला उन्होंने ले लिया, अब आगे फर्दर उन्हें नहीं करना चाहिए, इस तरह का इंप्रेशन है। पता नहीं क्या होगा, ये तो कोई नहीं जानता। ये भी है कि अब देखना यह है कि ईरान जो है उसका क्या रोल होता है। दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान जंग के विरुद्ध है, लेकिन बस जंग में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं। उसके ऊपर इस बात का ब्लेम किया जाता है कि वो इनको वेपन सिस्टम सप्लाई कर रहा है और ट्रेनिंग दी है और हर तरह की सपोर्ट इनको, इन मिलिटेंट ग्रुप्स को, जैसे कि हुती हैं या शिया मलेशिया हैं इराक में, या हिजबुल्ला हैं, या सीरिया के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप हैं जो इजराइल के खिलाफ है, उनको करते हैं। ईरान का कहना ये है ये एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस है, यानी इजराइल के खिलाफ ये एक रेसिस्टेंस फोर्स है जो लड़ रही है। क्या ईरान अगर अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ले तो ये ग्रुप्स इसी स्ट्रांगली इजराइल के खिलाफ जंग करते रहेंगे? इजराइल का मानना यह है कि अगर ईरान को कमजोर कर दिया जाए युद्ध करके ही एक तरीका है, तभी ये ग्रुप कमजोर हो जाएंगे और फिर उसके बाद इनसे डील करना आसान काम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं लगता। हिजबुल्ला यानी साउथ लेबनान का रेसिस्टेंस मूवमेंट ईरान के रेवोल्यूशन से पहले का है। उससे पहले वहां अमल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। जब अमल कमजोर हो गया तो हिजबुल्ला इमर्ज कर गई 80s के करीब, और हिजबुल्ला ने एक बहुत स्ट्रांग मूवमेंट खड़ा कर दिया वहां के ऊपर। ये मूवमेंट जो खड़ा हुआ था ये साउथ लेबनान पे इजराइल का कब्जा था उसके खिलाफ, और तब से ये जंग लड़ रहे हैं। हुती रेबल्स भी इसी तरह से हैं। इनका मूवमेंट तो 1962 का है, जब वहां पे इमामत खत्म हुई, हुतियों का रोल जो कुछ भी था वहां पे यमन में वो खत्म हुआ। इजिप्ट की फोर्सेस के साथ वहां पे लड़ाई हुई थी, इजिप्शियन भी जिसमें पार्ट थे 1962 में। तब से वो उनके टाइम टू टाइम ये मूवमेंट इमर्ज करता रहता है और ये इनकी लड़ाइयां जारी रहती है। शिया मलेशिया भी सद्दाम के वक्त से वहां पे ऑपरेट कर रही हैं कुछ, और बहुत सी नई भी बन गई इनके अमेरिकन ट्रूप्स के विड्रॉवल के बाद, या अमेरिकन ट्रूप्स जब वहां पे मौजूद थे सद्दाम हुसैन के हटने के बाद, जो इस्लामिक मिलिटेंट मूवमेंट जिसको दाइश अरबिक में कहा जाता है और आईएसएस का इमरजेंस हुआ, तो उसके बाद से उनसे लड़ने के लिए ये फोर्सेस आई थी। बहुत सी फोर्सेस बनी भी जिनका गठन भी हुआ और उसके बाद वो अपने को उन्हीं ने डिसॉल्व भी कर दिया, मगर कुछ अभी भी हैं। ये एक एंटी अमेरिकन एंटी इजरायली रेसिस्टेंस फोर्स है। इनका मानना यह है कि इसराइल की वहां पे, और खासतौर से ये अमेरिका के ऊपर भी डायरेक्ट करते हैं, और इसराइल को कहते हैं ये उसकी आउटपोस्ट है, जो मैंने पहले भी बताया। इसलिए मैं समझता हूँ कि ईरान कमजोर भी अगर हो जाता है तो भी ये लड़ते रहेंगे इनका, जब तक कि ये स्थिति में बदलाव नहीं आएगा तब तक ये जंग, जब तक अमेरिकन वहां पे मौजूद हैं, जब तक इनस्टेबिलिटी है इराक में, या यमन का मसला जब तक ठीक से हल नहीं होता, तो इस तरह के ग्रुप्स वहां पे रहेंगे। और साउथ लेबनान में जब तक इसराइल का हस्तक्षेप है तब तक ये भी रहेंगे, हिजबुल्ला भी वहां पे डटा रहेगा। ये बहुत से लोगों का मानना यह है कि जो अमेरिका की जो पॉलिसी थी
उसका ये नतीजा है उस क्षेत्र में। दूसरी बात ये भी है कि शिया इस क्षेत्र के अंदर, पूरे क्षेत्र में बहुत मार्जिनलाइज्ड हो गए थे पिछले कई सौ साल में। और सद्दाम के पीरियड में इराक में बहुत ज्यादा उनका मार्जिनलाइजेशन हो गया था। हूती रेबल्स बिल्कुल पावर से बाहर थे, जिसे कहना चाहिए, कुछ उनके हाथ में नहीं था। इसी तरीके से साउथ लेबनान में भी बहुत बैकवर्डनेस थी, जबकि दूसरा लेबनान जो था, बेरूत, और दूसरा उसके आसपास का एरिया बेइंतहा डेवलप था, मॉडर्नाइज भी था यूरोपीय की तरह से। ईस्ट का वो एक जमाने में पेरिस का लाया जाता था, वो अलग बात है। अब देखना यह है कि ये किस तरीके से जाएगा। इनकी जो टैक्टिक्स नजर आती है हिजबुल्ला की, खासतौर से जो हमारा मेन फोकस है इस समय बात करने का, वो उनकी कोशिश ये है कि एक डर बिठा दो, ये दिखा दो कि हम भी बहुत पावरफुल हैं, हम भी लड़ सकते हैं इजराइल के खिलाफ। और उनके इस तरह के स्टेटमेंट भी आ रहे हैं कि अगर इजराइल ने गलती की तो हम उसको डिसिमेट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, और बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। क्या क्षमता है ये तो समय बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि वो काफी केपेबल है, खासतौर से नॉर्दर्न, ये गैलीली का एरिया या जो गोलान हाइट्स का ऑक्युपाइड एरिया है वहां के ऊपर। और दूसरी ये भी है कि अगर युद्ध लंबा समय तक चलता है, एक तरफ गाजा का और दूसरी तरफ ये, तो इसराइल से एक बहुत बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट कर जाएंगे, वहां के यहूदी, वहां के नेटिव्स जो है। उसका कारण ये है कि उनके पास डुअल सिटीजनशिप है। ये इसलिए इसराइल में है कि इसराइल में रहने से उनको काफी फायदे हैं, और एक धार्मिक जोश भी है जो उनको उससे कनेक्ट करता है। लेकिन ये कि अगर क्राइसिस आती है तो ये इसमें से एक बड़ी सेक्शन वापस चला जाएगा यूरोप और अमेरिका, जहां पे उसके वो है। और ये है कि ये इसराइल के लिए बड़ी घातक हो। और दूसरी तरफ ये भी है कि लंबी वार अगर चलती है तो इसराइल की इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ेगा। ये जो एक ऑपरेशन था हिजबुल्लाह का, इसमें कम से कम $1 बिलियन का उनका लॉस हुआ, जिससे कि 80,000 लोगों को होटल में रखना, जो काफी समय से हैं, कुछ नए गए हैं, पूरे पूरे शहर खाली कराए गए, किरियात समोना जैसा। तो ये एक बड़ा ह्यूज एक्सपेंडिचर है। फिर उसके अलावा ये कि 100 मिलियन का तो इनका आयरन डोम था जिसको ध्वस्त किया, फिर वहां पे मिलिट्री पोस्ट पे अटैक करना आर्मी की, और इस तरह से जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन किया है, ये बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशन था। फिर यही नहीं बल्कि 1000 पता नहीं कितने एरिया में, हजारों एकड़ में आग का लग जाना। यहाँ पे बुशेस थी, गर्मी का मौसम है, उसकी वजह से आग फैल गई पूरे क्षेत्र में, इसके बुझाने में काफी समय लगा। मैं नहीं समझता कि ये उस पूरे क्षेत्र में अमन शांति आने पाएगी जब तक कि इजराइल की ये जो पॉलिसी है, जिसके तहत वो गाजा और वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम सबके ऊपर वो कब्जा करना चाहते हैं, वहां के नेटिव लोगों को निकालना चाहते हैं। इजराइल के पास बहुत ताकत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन महज सैन्य शक्ति से आप जंग नहीं जीत सकते। अगर ऐसा होता तो अमेरिका का आज दबदबा अफगानिस्तान में भी होता, इराक में भी होता, ईरान में रिजीम चेंज कब की हो चुकी होती, क्यूबा में रिजीम कब की बदल गई होती, वेनेजुएला में भी रिजीम चेंज हो जाता, और इस तरह के बहुत से देश हैं। अब तो वो तो कहीं नजर नहीं आता होता हुआ। ताकत जरूर है इसराइल के पास सबसे ज्यादा, मगर अब वो 67 और 80s का दौर अलग था। अब यह है कि पिछले 15 साल में बहुत चेंज आ गया है। उस चेंज में आने में ईरान का एक बहुत बड़ा रोल है। और ये सभी दल जितने भी यहाँ मिलिटेंट, जिनको कि अमेरिका और यूरोप के देशों ने आतंकवादी भी घोषित कर रखा है, इनको आतंकवाद, इसराइल के खिलाफ जो भी रेसिस्टेंस की बात करता है वो आतंकवादी हो जाता है। पीएलओ भी बहुत समय तक आतंकवादी था, बाद में उनको माना गया, मान्यता मिली। हालात बुरे हैं, और ये है कि एक ही तरीका है अमन शांति का कि वहां पे 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की जाए। इसराइल अगर सब पे कब्जा भी कर लेता है, पूरे एरिया में लोगों को भी हटा देता है, तो क्या समस्या खत्म हो जाएगी? इतनी बड़ी संख्या में जब ये लोग इजिप्ट और दूसरी शहरों में, खासतौर से जॉर्डन जाएंगे, तो वहां के क्या हाल होंगे?
और इजिप्ट एंड जॉर्डन 2 ऐसे मुल्क हैं जो कि बहुत जिनका घनिष्ठ संबंध इजराइल से है, वो आज भी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। वही नहीं बल्कि यूएई, बहरीन और बहुत से देश हैं। उसके अलावा जिनकी पूरी सपोर्ट है, सऊदी अरेबिया की भी सपोर्ट कही जाती है, हालांकि सऊदी अरेबिया ने इस बात का खंडन किया है, लेकिन बड़ी क्रेडिबल रिपोर्ट है कि, और ये भी रिपोर्ट है कि अभी एक आर्मी जनरल के साथ, वहां पे आर्मी चीफ का, इजरायली आर्मी चीफ के साथ सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन के आर्मी चीफ की एक मीटिंग भी, खुफिया मीटिंग भी हुई, जिसके बारे में इजराइल ने डिस्क्लोज भी कर दिया। इजराइल की ये हमेशा से तरीका रहा है कि जब भी कोई सीक्रेट मीटिंग करता है तो उसको डिस्क्लोज कर देता है। जब बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया गए थे वहां पे मिलने के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से, वो सीक्रेट विजिट थी, लेकिन बाद में इजराइल के मीडिया ने उसके बारे में भी डिस्क्लोज कर दिया था। बड़ा बदलाव आ रहा है। अब देखना यह है कि ये गवर्नमेंट क्या खुल के, अभी फिलहाल तो बहुत सी इसमें यूएई और बहरीन खासतौर से बिल्कुल खुल के इजराइल की मदद करते हुए मिलते हैं। इजिप्ट, जॉर्डन का पुराना संबंध है उनके साथ, और डिपेंडेंट भी हैं ये दोनों काफी हद तक अमेरिका के ऊपर, और इकोनॉमिक मिलिट्री एड के लेके क्या ये इस तरह की गतिविधियां चलती रहेंगी। जबकि अरब पॉपुलेशन जो है उसकी सोच कुछ और है, वो हमास के साथ नजर आती है, वो पैलेस्टीनियन के साथ कुछ अरब सॉलिडारिटी भी बढ़ती हुई नजर आती है। यही नहीं बल्कि हसन नसरुल्लाह, इस ऑपरेशन के बाद हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं, सबसे बड़े लीडर जो हैं, उनकी इस समय पॉपुलैरिटी अरब वर्ल्ड में बढ़ गई। 2006 में भी वो बहुत पॉपुलर हो गए थे, उनके पोस्टर और पैम्फलेट तमाम घरों घरों में लगे हुए थे, लेकिन बाद में उसको काउंटर कर दिया गया। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, हम जल्दी ही दूसरा लेके आएंगे। अरब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आने वाले समय में। जो ये मीटिंग हुई थी अरब जनरल्स की इजरायली जनरल्स के साथ, क्यों हुई थी, उसके क्या नतीजे थे, और उससे किस तरह का कॉपरेशन बढ़ता है नजर आता है। इंटेलिजेंस कॉपरेशन तो काफी समय से इन देशों के साथ है। इसी की जब ईरान ने अटैक किया था अपने 200 मिसाइल के साथ, 250 मिसाइल के साथ इसराइल पे, तो उसकी खबर पहले से ही इन्हीं देशों ने पास ऑन कर दी थी इसराइल को। आपके हम आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। धन्यवाद।